हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह आपको आज एक बायोलॉजी का विशेष अच्छा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक का नाम क्या है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को अपन बायोकेमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, इसको अपन क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, हम इन चीज़ से क्या क्या समझ सकते हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे ये इन्फॉर्मेटिव हमारे लिए हो सकता है, उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। आज की वीडियो में अपन एक बेसिक सी चीज़ ये पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री को समझ सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि किसी भी टॉपिक को समझना। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे उसकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बायोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है बायो और एक है इसके अंदर केमिस्ट्री। एक तो बायो है, एक केमिस्ट्री है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार की स्ट्रक्चर करेंगे, तो यहाँ से मैं आपको समझने की कोशिश करूँगा कि बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी अपन इसमें करेंगे और बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी केमिकल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने के हमारे बहुत सारे फायदे हैं जो अपन पूरी बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसी चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहेंगे। कि आज तक आपने लिपिड पढ़ा है, अब आप बायोकेमिस्ट्री में लिपिड पढ़ोगे। आज तक आपने प्रोटीन पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, अब आप बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे। जहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते ही अपने को ये समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से तो आपको एनर्जी दे रहे हैं, किस प्रकार से किसी स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर कर रहे हैं। भाई एक एंजाइम भी प्रोटीन है, एक हार्मोन भी प्रोटीन है, एक किसी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है वो भी एक प्रोटीन है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग अलग है। और वही एमिनो एसिड से भी बने हुए हैं लेकिन उसकी फंक्शनिंग अलग है। मैं आपको बोल दूं कि C6H12O6 ये ग्लूकोज है, यही फ्रक्टोज है, यही मैनोज है, यही गैलेक्टोज है। इसके बावजूद भी सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जब आप ग्लूकोज की बात करोगे तो ये अलग काम कर रहा है, फ्रक्टोज की बात करोगे अलग काम कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जब आप इनकी केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आप उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस पाओगे कि ग्लूकोज इस प्रकार का होगा, फ्रक्टोज इस प्रकार का होगा, गैलेक्टोज इस प्रकार का होगा। तब जाकर के आपको एक्चुअल इसकी समस्या है वो समझ में आएगी कि किस प्रकार से इसमें बॉन्ड्स का ओरिएंटेशन होता है, किस प्रकार से इसमें बॉन्ड बनेंगे। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स, यानी आज तक आपने जो पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन्हीं चीज़ों की अपन बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में बात करने की कोशिश करेंगे जिससे अपने को एक्चुअल में उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। कॉन्सेप्चुअल बात है वो अपन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स की अपन स्टडी करेंगे और बायोमोलिक्यूल्स की जो स्टडी कर रहे हैं इसमें आप देखोगे कि बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ये एक बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, बायोमोलिक्यूल है, लिपिड है, बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन है, बायोमोलिक्यूल है, आपका न्यूक्लियोटाइड है, ये भी बायोमोलिक्यूल है, H2O पानी है, ये इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, ये भी बायोमोलिक्यूल है। इस प्रकार से हम इन मेजर बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी है वो हम बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। सवाल ये भी आता है कि बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसी की स्टडी क्यों करेंगे, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ये सेल है, इस सेल की स्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हो कि ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अपन बोलते हैं बाइलेमिलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसी ही होती थी। इसके अंदर ये जो टेल है और ऊपर वाला है हेड। ये मैं आपको एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ। जो सेल है चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे जूम करके दिखाई है। ये जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड की बनी हुई है। ये क्या है? लिपिड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही आप कुछ देखोगे कि अंदर कुछ प्रोटीन धसी हुई रहेंगी, कुछ बाहर की तरफ हैं, कुछ अंदर की तरफ हैं, कुछ प्रोटीन पूरा क्रॉस करके बैठी हैं। इसका मतलब ये बाहर की तरफ अंदर की तरफ जो अलग स्ट्रक्चर दिख रही है ये कौन है? प्रोटीन है। और
इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट दिख जाएंगे बाहर की तरफ, ये ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट हमेशा बाहर की तरफ दिखेंगे, जिसको आप क्या समझ रहे थे कि जो लिपिड से जुड़ा हुआ है उसको अपन ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा हुआ उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे, सिंपल सी बात है। उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल भी जुड़ा हुआ रहता है, उसका रोल अपन बाद में कभी पढ़ लेंगे। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, लिपिड होता है सबसे ज़्यादा, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। इनका काम भी अपन आगे पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये चीज़ बनी हुई है, इसका मतलब एक सेल किससे बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई है। इसका मतलब एक सेल में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं, यही चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इन्हीं चीज़ों से बनी हुई है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इसका मतलब डीएनए और आरएनए ये किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। ये किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड से कौन बना हुआ है, डीएनए आरएनए बना हुआ है। फिर इसकी बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स का केमिकल कंपोजिशन जब आप देखोगे तो वो इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। सेल ऑर्गेनल्स की जो बात कर लोगे ना, इन्हीं तीन चीज़ों से बने हुए हैं। और अगर आप बात करोगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, तो इन तीन चीज़ों के साथ साथ उसमें भी न्यूक्लियोटाइड यानी उनका खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए उनका होता है। इसका बाद जब आप सेल ऑर्गेनल्स की बात कर चुके, इसके बाद में कौन बचा, साइटोप्लाज्म बचा। इसके अंदर कौन बचा है, साइटोप्लाज्म बचा है। साइटोप्लाज्म में कौन है, सबसे ज़्यादा वाटर है, उसी की अपन यहाँ बात कर रहे थे। साइटोप्लाज्म में कौन है, वाटर है। तो ये एक ओवरऑल सेल की स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर आपको इन चीज़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, और इन चीज़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गई, मेजर बायोमोलिक्यूल्स। इसको क्या नाम दे सकते हैं, मेजर बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद में देखो ये जो सेल है, इस सेल से क्या बना हुआ है, टिश्यू बना हुआ है, और टिश्यू से क्या बना हुआ है, ऑर्गन बना हुआ है, और ऑर्गन से क्या बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनी हुई है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनी हुई है, बॉडी बनी हुई है। और बॉडी से क्या बना हुआ है, इंडिविजुअल। थोड़ा सा मैं और आगे ले चलता हूँ। इंडिविजुअल, अगर दो इंडिविजुअल एक साथ आ गए, मेल और फीमेल, तो हम क्या नाम दे सकते हैं, उसको स्पीशीज नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, स्पीशीज नाम दे सकते हैं। और स्पीशीज, अगर स्पीशीज का क्या मतलब हुआ कि मेल एंड फीमेल जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको क्या नाम दे सकते हैं, स्पीशीज नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो गए, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल हो गए जो सेम स्पीशीज के हैं, तो उसको क्या नाम देते हैं, पॉपुलेशन नाम देते हैं। क्या नाम दे दिया जाएगा, पॉपुलेशन नाम दे दिया जाएगा। पॉपुलेशन का मतलब जो भी मेंबर्स हैं वो क्या हैं, सेम स्पीशीज के मेंबर हैं, क्या बन गए, पॉपुलेशन। और यहाँ पर अगर अलग अलग स्पीशीज आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, अलग अलग स्पीशीज आ गई, और अलग अलग स्पीशीज आती है क्या बन गया, कम्युनिटी। अलग स्पीशीज आती है क्या बन गया, कम्युनिटी। की कोई पर्टिकुलर एरिया में है वो कम्युनिटी बन गया। और कम्युनिटी से क्या बन जाएगा, कम्युनिटी से क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा। कम्युनिटी से क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से मेरा क्या तात्पर्य है, इकोसिस्टम से मतलब होगा कि जो दो स्पीशीज आप कह रहे हो या दो से ज़्यादा स्पीशीज कम्युनिटी में रह रही हैं, उनमें आपस में इंटरेक्शन किस प्रकार का है, वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित किस प्रकार से कर रही हैं, वो बात अपन किस में पढ़ते हैं, इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। अब इकोसिस्टम से ऊपर क्या हो जाएगा, बायो। इकोसिस्टम से ऊपर क्या हो जाएगा, बायोम हो जाएगा। बायोम से ऊपर क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर हो जाएगा। बायोम से क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब ऐसा रीजन जहां पर लाइफ पॉसिबल है। इसका मतलब क्या देख रहे हो, इसका मतलब हमने यहां से शुरुआत की, बहुत सिंपल वे में यहां से शुरुआत की, और यहां पर शुरुआत करते करते अपन यहां तक पहुंच गए। इसका मतलब लाइफ का जो ओरिजिनेट है, लाइफ की जो शुरुआत है, उसके अंदर हमारी डेली लाइफ में सबसे बड़ा रोल इन बायोमोलिक्यूल्स का होता है। यानी कि पूरा जीवन, ऐसा जीवन जहां पर लाइफ पॉसिबल हो, अर्थ की ऐसी जगह जहां पर लाइफ पॉसिबल हो, या कोई ब्रह्मांड की कोई भी जगह जो लाइफ पॉसिबल हो, उसको अपन बायोस्फीयर नाम दे सकते हैं। बायोस्फीयर के ऊपर भी हम कहां से पहुंचे हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से, इन छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स की वजह से। इसलिए
इसलिए आप समझ गए होंगे कि ये कितने ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपन क्या पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। और जब अब इनकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो अपने को ये भी समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें चल कैसे रही हैं, इन सब चीज़ों का किस वे में ये रनिंग आउट हो रहा है, ये सिस्टम कैसे चल रहा है, ये बात हमको बहुत ही आसानी से समझ में आती है। इसीलिए हम इनकी क्या पढ़ते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ चीज़ों का आंसर देता हूं कि किस प्रकार से ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो इसमें अपन केमिकल स्ट्रक्चर से क्या मतलब समझते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर से अपन क्या मतलब समझेंगे, उसकी भी अपन आपके सामने बात करेंगे। और उसकी किस प्रकार से देखते हैं, देखो कि प्रोटीन कैसे बनेगी। तो आप जानते हो प्रोटीन कैसे बनती है, एमिनो एसिड से। प्रोटीन कैसे बनेगी, एमिनो एसिड से बनेगी। लिपिड कैसे बनेगी, छोटी छोटी फैटी एसिड से बनेगी। लिपिड कैसे बन रही है, छोटी छोटी फैटी एसिड से बन रही है। डीएनए और आरएनए कैसे बनते हैं, डीएनए और आरएनए जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। डीएनए आरएनए कैसे बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड से बन जाएंगे। और आप कार्बोहाइड्रेट की बात करो, छोटी छोटी शुगर से कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। इस प्रकार से हम इनकी मोनोमर यूनिट्स के बारे में भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन है। प्रोटीन की जब बात करें तो प्रोटीन किनसे बनती है, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड की भी जब अपन बात करते हैं बच्चों, तो देखो ये एक सिंपल से एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूं। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, कार्बन के बैलेंस से अपन बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो अगर इसमें कुछ आगे पीछे हो तो आप ज़्यादा लोड मत लेना। मैं आपको एक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये एमिनो एसिड क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर एक एमिनो ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम दे दिया एमिनो एसिड। सिंपल सी बात। दूसरा एमिनो एसिड मैंने बनाया, ये मैंने एक दूसरा एमिनो एसिड बना दिया। ये लो, दो एमिनो एसिड हो गए। इन दो एमिनो एसिड को देखो आप, इन दो एमिनो एसिड को जब देखोगे तो यहां से ये C डबल बॉन्ड O है, ये NH है और ये CH RCOOH। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर ने दोनों एमिनो एसिड को आपस में जोड़ा है। इसी का नाम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी का नाम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात अपने को समझ में आई कि आपने कहा कि प्रोटीन होती है। अब जैसे जनरली आपने पढ़ा कि प्रोटीन होती है, प्रोटीन क्या काम करती है वो सब पढ़ा, लेकिन प्रोटीन बनी हुई किससे होती है, तो हमने कहा एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। आपसे पूछ लिया एमिनो एसिड क्या होते हैं, मतलब एक छोटी सी ग्रुप की बात है, एक एमिनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है। सभी एमिनो एसिड में आर चेन में डिफरेंस के बेसिस पर अपन अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड को पहचानते हैं। उसके साथ में एमिनो एसिड आगे कहा कि पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनती है। जो प्रोटीन होता है उसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है या सबसे पहला जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। किसी ने पूछ लिया भाई पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि पहले वाले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आगे वाले एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप, ये दोनों आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। और ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो रहा है और ये बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब अपन पढ़ेंगे कि प्रोटीन का मतलब इससे एक आगे वाला एमिनो एसिड और जुड़ जाएगा, यहाँ से आगे वाला एमिनो एसिड और जुड़ जाएगा, मतलब आगे जो एमिनो ग्रुप होगा उसका एमिनो ग्रुप और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, आगे फिर से बॉन्ड बन जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं आपको यही समझाई देता हूँ, जैसे कि मान लो ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इसका आगे वाला कौन सा आया, एमिनो ग्रुप आया, ये एमिनो ग्रुप आया, और ये इसका आर चेन का कार्बन था, ये लो, ये फिर से एक एमिनो एसिड जुड़ गया, मतलब 3 एमिनो एसिड जुड़ गए। और अगर एमिनो एसिड को जोड़ोगे तो यहाँ पर एक एमिनो एसिड और जुड़ जाएगा। इस प्रकार से कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड की लंबी चेन बन जाएगी, जिसको क्या नाम दे दिया जाएगा, प्रोटीन नाम दे दिया जाएगा। एक प्रोटीन के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी है कि ये एन टर्मिनस से सी टर्मिनस की इसकी डायरेक्शन होती है। क्यों, ऐसा क्यों बोला,
क्योंकि सबसे पहले किसको फ्री कौन है, सबसे पहला एमिनो ग्रुप, इसलिए इसको क्या नाम दिया, एन टर्मिनस। सबसे लास्ट में हमेशा कौन सा रहेगा, सी टर्मिनस, इसको क्या नाम दे दिया, सी टर्मिनस। तो प्रोटीन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन होती है, एन टर्मिनस से सी टर्मिनस की तरफ होती है। इस प्रकार से प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते ही आपकी सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि किस प्रकार से एमिनो एसिड जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है, किस किस के बीच में बनता है। यहाँ से आपको देखते ही समझ में आया, लेकिन यहाँ से आप देख पा रहे थे जिसके अंदर किस प्रकार के प्रोटीन, एमिनो एसिड क्या होता है, वो चीज़ अपने को जब तक केमिकल स्ट्रक्चर इसकी नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने को चीज़ें समझ में नहीं आती। नेक्स्ट अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब की बार एक एग्जाम्पल किसका ले लेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स का, कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जेनेटिक मटेरियल, यानी या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल दो ही होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है, डीएनए या आरएनए। सवाल यह आता है कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनते हैं, सवाल यह भी आता है किससे, न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं। तो आप जानते हो कि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, एक होता है नाइट्रोजन बेस, एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीजें मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा, डीएनए या आरएनए। आपने एक चीज और पढ़ी है कि जब नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ेंगी तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। कैसे जुड़ते हैं, इनकी क्या केमिकल स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। तो जब आप इनकी केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगी बात कैसे आएगी। देखो, हमने कहा कि सबसे पहले नाइट्रोजन बेस है। आप जानते हो नाइट्रोजन प्यूरिन और पायरिमिडीन दो टाइप के होंगे। प्यूरिन के अंदर एडिनिन और ग्वानिन होता है, पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो हम एक की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिलहाल एक की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जैसे कि मान लो मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसी बना लेता हूँ, ये आपका बन गया नाइट्रोजन बेस। ये लो नाइट्रोजन बेस बन गया। और ये नाइट्रोजन बेस कौन सा बना, एडिनिन। नाइट्रोजन बेस कौन सा है, एडिनिन। आगे इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज इसमें नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से मैंने एटम्स के नाम लिखे। यहां पर हम देखेंगे कि इस एडिनिन का जो 9 नंबर नाइट्रोजन है इसके साथ में शुगर जुड़ेगी। और आप जानते हो कौन सी शुगर जुड़ती है, कौन सी शुगर जुड़ती है, राइबोस शुगर जुड़ती है। तो ये जुड़ गई है, लो राइबोस शुगर। ये कौन सी शुगर हो गई, राइबोस शुगर। ये राइबोस शुगर हो गई। इस राइबोस शुगर के अंदर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें भी आप नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। अब देखिए, आप यहां पर देख पा रहे हो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ गई। इसका मतलब ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया है, न्यूक्लियोसाइड। अब इसके ऊपर अपन न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे, और न्यूक्लियोटाइड की ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसके ऊपर आपको फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। और फॉस्फेट ग्रुप किस पर ऐड करना है, आपको फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है 5 नंबर कार्बन के ऊपर। ये लो जी, ऐड कर दिया। एक फॉस्फेट ग्रुप हमने ऐड कर दिया, एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर देते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यहां पे आप देख रहे हो कि इस शुगर और इस फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर नहीं है, ध्यान रखना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और यहां इन दोनों फॉस्फेट के बीच में है, इसका नाम है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड अपने को समझ में आए। अब देखिए, एक हमने न्यूक्लियोटाइड बना लिया, इसके साथ अपन दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे। और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड कहां होगा, शुगर की 3 नंबर कार्बन के ऊपर। कहां पर ऐड होगा, शुगर की 3 नंबर कार्बन के ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। तो ये रहा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये रहा आपका ऑक्सीजन,
और नीचे कौन ऐड हो रहा है, नीचे 5 नंबर कार्बन। 5 नंबर कार्बन क्या था, यहाँ एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड शुरू हो गया है, ध्यान रखें, यहाँ से दूसरा न्यूक्लियोटाइड शुरू हो गया है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार का है। ये 5 नंबर कार्बन था तो ये 4 नंबर कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, और ये लो ये आप कार्बन और ऑक्सीजन और आपके शुगर को समझ गए होंगे। ये लो समझ गए, ये दूसरी शुगर शुरू हो गई और दूसरी शुगर यहाँ से शुरू हो गई है। यहाँ H था, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड और ऐड कर दिया। न्यूक्लियोटाइड का मतलब शुगर के साथ में हमने क्या ऐड कर दिया है, फिर से एक नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया। ये लो ये यहाँ हम एक बार दूसरा कर देते हैं, आपकी बार एडेनिन की जगह ग्वानिन ऐड कर देते हैं। ये कौन है, ग्वानिन। ये कौन था, एडेनिन था। ये 9 नंबर, ये फिर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये फिर से कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन मजेदार बात देखिए, यहाँ इस कार्बन की 3 नंबर कार्बन नीचे वाले कार्बन के 5 नंबर कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, पहले न्यूक्लियोटाइड का 3 नंबर कार्बन नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। इसका नाम होता है, बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की याद आ गई होगी। क्या याद आ गई कि न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस जब होता है, डीएनए का बायोसिंथेसिस जब होता है तो लाइगेज एंजाइम 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ता है, इसलिए अपन बोलते हैं लाइगेज एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर यही कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 नंबर कार्बन है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस कार्बन के ऊपर कौन सा कार्बन हो गया, 5 नंबर कार्बन, नीचे कौन सा कार्बन हो गया, 3 नंबर कार्बन। अब फिर से अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड और जोड़ना है तो इस 3 नंबर कार्बन के नीचे एक न्यूक्लियोटाइड फिर से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से अपन बोलते हैं कि जो डीएनए की डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए की डायरेक्शन कैसी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि ऊपर कौन सा कार्बन हमेशा फ्री रहेगा, 5 नंबर कार्बन, जिसके ऊपर कोई भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है। लेकिन नीचे वाले 5 नंबर कार्बन पर क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। यानी ऊपर वाला कौन सा कार्बन हमेशा पहले का, जहां से डीएनए का सिंथेसिस शुरू हो रहा है या जहां से डीएनए स्ट्रैंड की शुरुआत हो रही है, वहां पर कौन सा कार्बन फ्री है, 5 नंबर कार्बन। और जहां पर भी डीएनए का एंड होगा कौन सा कार्बन फ्री होगा, 3 नंबर कार्बन। इसका मतलब डीएनए की डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक सवाल ये भी आता है, ये प्राइम क्यों लगाया गया, प्राइम इसलिए लगाया गया बच्चों क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन बेस पर भी एटम पर नंबरिंग की गई है और यहाँ शुगर के ऊपर भी नंबरिंग की गई है। तो हम कोई भी नंबरिंग जब करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट्रोजन बेस वाले एटम्स की बात की जा रही है या शुगर के एटम की बात की जा रही है। तो इससे अलग करने के लिए क्या कर दिया कि जब आप नाइट्रोजन बेस के नंबरिंग की बात करो, एटम्स की बात करो, तो आप नॉर्मल 1 2 3 4 नॉर्मल लगा लो, और जब आप शुगर की बात करो तो आप प्राइम लगा दो। इसका मतलब कहीं पर भी प्राइम लगा दिया, जैसे मैंने कहा कि 2 प्राइम, इसका मतलब ये शुगर वाले 2 नंबर कार्बन की बात हो रही है। हमने कहा कि 2 कार्बन, इसका मतलब ये नाइट्रोजन बेस वाले 2 नंबर कार्बन की बात हो रही है। ये इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, इसीलिए अपन किसका यूज करते हैं, प्राइम का यूज करते हैं। तो ये एक डीएनए की सिंपल सी स्ट्रक्चर हो गई, बस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाओ। अब दिखने में ये बहुत हार्ड लग रही है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर याद करनी पड़ी, शुगर की स्ट्रक्चर याद करनी पड़ी, फिर दुनिया भर के आप ऐड करते जाओ। सेम वही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, सेम वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सेम वही फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और सेम वही फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ अलग वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अपने को एक्चुअल में चीज़ें समझ में आती हैं। फिर अपन इसी को डबल स्ट्रैंड भी बना सकते हैं। इन एटम्स के साथ में क्या बन जाएंगे, दूसरे वाले स्ट्रैंड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ से क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से सिंगल स्ट्रैंड से डीएनए कैसा बन जाएगा, डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। इस प्रकार से केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ने का बहुत फायदा होता है। केमिकल स्ट्रक्चर को अपन बहुत अच्छे से चीज़ें समझने पर एनालिसिस कर सकते हैं कि आज तक अगर आपने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नाम सुना है तो यहाँ पर आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को फील कर पा रहे हो। इसीलिए अपन क्या पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट के वीडियोज़ में अपन यही चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ने की अपन कोशिश करेंगे। आज हम आप इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर इतनी देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।